गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ सुमित अग्रवाल साहब अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का लगभग लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी 2-3 फंड हाउस में काम किया हुआ है और रिसर्च के अंदर भी वर्क किया हुआ है। आज इनके मुख जबानी अपन सुनते हैं कि किस तरह से आने वाला समय का मार्केट लगता है, अभी जो मार्केट का लेवल है वो क्या लगता है, इनका क्या व्यू है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट, कैसे पैसा कमा के देता है, क्या रिस्क एंड रिवार्ड है। तो मैं वेलकम करता हूं सुमित अग्रवाल साहब का। वेलकम सुमित सर। नमस्कार। सुमित सर, आपको आई विटनेस है मोर देन 1 डिकेड इक्विटी मार्केट का, और लास्ट 1779 से लेके अभी तक इंडियन इक्विटी मार्केट ने लगभग लगभग 16-17% का एवरेज सीएजीआर दिया, इंक्लूडिंग डिविडेंड काउंट करें और नॉर्मल भी काउंट करें तो 15-16% का सीएजीआर रिटर्न दिया। अगर कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर, जिसका व्यू 1 डिकेड 2 डिकेड हो, तो आपका क्या गट फील कहता है? और इतना रिच एक्सपीरियंस है, इतने हाई क्वालिफाइड हो आप, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर? देखिए विनोद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए आपके शो पे। तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और देखिए ये बात सही है कि इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट की जो जर्नी रही है पिछले 15-20 साल का भी रिकॉर्ड देख ले तो 16-17% की कंपाउंडिंग डेफिनेटली मिली है। लेकिन आगे के लिए अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पास्ट डेटा को एक रेफरेंस पॉइंट रखा जा सकता है। और पिछले जो 10-15 सालों में भारत ने प्रगति करी है और अभी का अगर स्टेटस देखें तो अभी डेफिनेटली पिछले 15 साल से तो बहुत अच्छी स्थिति में इंडिया है। क्योंकि देखिए फॉरेक्स रिजर्व हमारे बहुत अच्छे हैं, 500-550 बिलियन डॉलर के हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एक बहुत अच्छा आरबीआई के रूप में रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट बहुत अच्छे से इवॉल्व हो गया है। इनफैक्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी या डोमेस्टिक पर कैपिटा इंडिया का अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो आने वाले 10 से 15 सालों के लिए मुझे लगता है कि एक ब्रॉड बेस देखा जाए तो पिछले 10-15 साल की सक्सेस स्टोरी कंफर्टेबली रिपीट करी जा सकती है। बिकॉज आज हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी ठीक है, मैक्रो भी बेटर है, इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और इन सब कारण के कारण मुझे लगता है कि जो पिछले 15-20 सालों में जैसे आपने बताया हमने विटनेस किया है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई और रीजन है जिसके कारण वो चीज हमें नहीं विटनेस करना पड़े। इनफैक्ट हम शायद बेहतर भी कर सकते। अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्लेमेन सोचता है मार्केट अभी 65,000 है, बहुत हाई है। ऐसा हिस्टोरिकली डाटा चेक करें, 2008 के अंदर 21,000 मार्केट इन्वेस्टर को बहुत हाई लगता था, 2020 के अंदर 45,000 बहुत हाई लगता था। तो जैसा मार्केट सिनारियो होता है वैसा इन्वेस्टर सोचने लग जाता है। आज अभी आप इतने हाई मार्केट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इसमें डाउनफॉल आ सकता है, या लॉन्गर टर्म में कोई भी इशू नहीं है, लॉन्गर टर्म में वेल्थ क्रिएट होना फॉर श्योर है इन इक्विटी मार्केट, अगर कोई भी 84 मंथ्स प्लस का होरिजन लेके चलता है? क्योंकि हम हमारा इन्वेस्टर को मिनिमम 84 मंथ के लिए एडवाइस करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए विनोद जी, बाजार का तो ये नेचर है कि हर कुछ समय में वो नया हाई बनाएगा। बिकॉज दैट इज हाउ इंडेक्स आर कंस्ट्रक्टेड, दैट इज हाउ मार्केट इज। बिकॉज इंडिया में मार्केट कैप के बेसिस पे इंडेक्स कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए हर पीरियोडिक पीरियड में आप देखेंगे कभी आईटी चलेगा, कभी बैंकिंग चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, और सेक्टर आपस में रोटेट होते रहते हैं। राइट। तो टेक्निकली ऑल्दो न्यूज फ्लो रहेगा या फिर आप अखबार में पढ़ेंगे कि यार बाजार ऑल टाइम हाई पे है, ऐसे समय में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन वे थोड़ा सा डेट्रीमेंटल हो जाता है सेंटीमेंट के लिए मुझे लगता है। क्योंकि आप देखिए अभी हम 18-19 हजार के आसपास निफ्टी जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, करीब 2 साल से इंडेक्स तकरीबन वहीं पर था। एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है, 2 साल से कोई चीज अगर थोड़ी सी निकली है तो हो सकता है यहाँ से और भी आगे रहे। मैक्रो रिस्क तो बाजार में कुछ है नहीं खास करके। बिकॉज बाजार का देखिए 60-70% ईपीएस जो है वो काइंड ऑफ सेफ है, क्योंकि करीब 35-40% इंक्रीमेंटल अर्निंग फाइनेंशियल सर्विसेज पे आता है, जो कि करीब एक बहुत ही पिंक ऑफ द हेल्थ में अभी कंडीशन है। तो वो सेक्टर बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। इवन आईटी में भी वो टॉप से देखा जाए तो काफी अर्निंग्स काटे जा चुके हैं। तो आईटी में भी इंक्रीमेंटली नेगेटिव सरप्राइज बहुत कम है। तो बचा कुचा एक बड़ा अर्निंग रिलायंस या एनर्जी ऑयल एंड गैस वाले से आता है तो वो भी काइंड ऑफ सेफ है। तो जब 60-70% निफ्टी का ईपीएस सेफ है तो मुझे नहीं लगता कोई मैक्रो रिस्क का बहुत बड़ा यहाँ पे खतरा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि भले ही बाजार नियर टर्म में लग रहा है कि थोड़ा चल चुका है, लेकिन यहाँ से भी
अगले 3 से 5 साल का कोई होराइजन है तो कंफर्टेबली इन्वेस्टमेंट कॉल लिया जा सकता है। ऐसे सेक्टर्स में रहे जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है, जहाँ थोड़ा डाउनफॉल से उभर कर कर बाहर आ रहे हैं, तो शायद वहाँ थोड़ा अल्फा भी ज्यादा बना सके। सुमित सर, अभी इतने हाई मार्केट पे आप न्यू एनएफओ के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग का एनएफओ लेके आए हो, और पर्टिकुलर जब भी कोई सेक्टर स्पेसिफिक एनएफओ होता है, जो एक लेमन ऐसा सोचता है कि सेक्टर स्पेसिफिक एनएफओ के अंदर हाई रिस्क होता है, या पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक कोई भी फंड्स होता है तो उसमें रिस्क हाई इन्वॉल्व होता है। हम लोग भी सेक्टर स्पेसिफिक फंड के लिए 10 साल प्लस का व्यू ही देते हैं किसी इन्वेस्टर को निवेश करना, वेल्थ बनाना। तो आपको इतने हायर लेवल पे भी लिक्विडिटी लग रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज? देखिए ये एक परसेप्शन है कि एक हाई लेवल पे है, क्योंकि राइट। आप अगर टॉप के स्टॉक्स भी देख लें इस सेक्टर में तो आपको दिखेगा 52 वीक हाई पर चल रहे हैं, 52 वीक हाई पर। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन 52 वीक हाई पे होने के बावजूद भी उनका भाव जो 2 साल पहले था वो नहीं है। राइट। तो क्या है, मीडिया या अखबार या आपको न्यूज फ्लो सोशल मीडिया बोलते रहेगा कि अब बाजार 52 वीक हाई पे है, सेक्टर 52 वीक हाई पे है। और देखिए 52 वीक हाई मतलब सिर्फ 365 दिन के हाई का एक प्राइस लेवल है। तो इनफैक्ट मैं नहीं समझता कि, उल्टा मैं तो समझता हूँ कि फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर अभी बहुत ही अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। और रिलेटिव ये सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। तो इनफैक्ट अभी ये समय एक्चुअली अगर किसी सेक्टर फंड में एक्सपोजर लेना है तो हमें लगता है ये सेक्टर बेस्ट है, इसलिए हमने हमारा एनएफओ भी इस समय पर टाइम किया है। मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स देता हूँ अगर आप थोड़ा सा आपके ऑडियंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। या एब्सोल्युटली। देखिए सर, पिछले 18 साल में जहाँ बाजार ने करीब निफ्टी 500 ने 17-17.5% का कंपाउंडिंग दिया है, राइट। और मतलब 13-13.5% में कंपाउंडिंग दिया है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने करीब 17-17.5% का कंपाउंडिंग दिया, मतलब एब्सोल्युटली राइट। 3.5-4% का कंपाउंडिंग दिया 18 साल में। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं आपको कंपाउंडिंग का मैजिक बताता हूँ। 1 रुपया अगर आपने ब्रॉडर मार्केट में लगाए होते तो 10 रुपए बन जाते 18 साल में। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में 3-3.5% एक्स्ट्रा रिटर्न आया है, और खाली 3-3.5% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको 18 साल में, वो 1 रुपया 18 रुपया है। जब राइट। बाजार में बना 10 और इसमें बना 18, तो राइट। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की जो ब्यूटी है वो ये है। तो ये सेक्टर के आज की तारीख में हम मान के चलिए जीडीपी का करीब 20% हो गया है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज करीबन 57% है जीडीपी का। फाइनेंशियल सर्विसेज 37% सर्विसेज का हिस्सा है, तो उसको सिंपल गुणा कर लें गणित लगा के तो करीब 19-20% जीडीपी का फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। तो जब भी सेक्टर का वेट इतना ज्यादा हो जाता है जीडीपी में, तो क्लासीफाई भले वो सेक्टोरल या थीमेटिक होता है, लेकिन इन अ वे इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पे ऑल्सो। क्योंकि देखिए एब्सोल्युटली राइट। आमतौर पे जैसे आप और हम आज जीवन जी रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, इतने सारे जनधन अकाउंट हो गए जो पहले मार्केट में 50 करोड़ के अकाउंट थे जो बाजार में थे ही नहीं, आज इतने लोगों के पास बैंक अकाउंट है। करीब 84-85 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन है इंडिया में, जिसमें से 75% स्मार्टफोन्स है। और करीब पूरी 135 करोड़ की आबादी के पास में आधार का एक डेटाबेस से आधार कार्ड इशूड है। तो ये जब तीनों का जो होली ट्रिनिटी का कॉम्बिनेशन आया है, इससे बहुत सारा कंज्यूमर सेगमेंट है जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर था, अब ये बैंकिंग एब्सोल्युटली राइट। सिस्टम के अंदर आया है। मान लीजिए आप या मैं कभी रविवार को फैमिली के साथ जाते हैं और कहीं पोहा जलेबी कचौरी समोसे या फिर बड़ा पाव या इडली सांभर खाते हैं, तो हम कैश आजकल कैरी नहीं करते, हम एब्सोल्युटली राइट। हम यूपीआई या पेटीएम वगैरह करके काम करते हैं। तो मान लीजिए वो जो वेंडर है जो अभी तक बैंकिंग सिस्टम में था ही नहीं, उसका अब पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू 1-1.5 साल का उसका पूरा सिस्टम का डेटा पूरा उसके मोबाइल पे है, उसके बेसिस पे आज फिनटेक कंपनी उसको लेंड करने को राजी है, वो लोन लेने को राजी है, उससे ज्यादा लोन रीपे करने को भी राजी है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मिल रही है। तो जब ये सारी इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, तो जब हम एज ए कंज्यूमर इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम एज ए राइट। इन्वेस्टर क्यों ना करें। राइट। और इन्वेस्टर क्यों ना करें, इसीलिए आज जो फाइनेंशियल सर्विसेज का लैंडस्केप है वो बहुत ही वाइड है। 10-15 साल पहले आप देखेंगे तो गिने चुने लार्ज कैप बैंक्स होते थे, पीएसयू बैंक होते थे, 1-2 इंश्योरेंस कंपनी थी और 4-5 एनबीएफसी। आज अगर आप देखेंगे तो इतने सारे सब सेगमेंट उभर के आ गए हैं जो पहले थे ही नहीं लिस्टेड स्पेस में। आपको 2-4 बढ़ के बता देता हूँ राइट। विदाउट बोरिंग योर ऑडियंस। देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस पहले कुछ भी नहीं थे, आज की तारीख में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल है। एब्सोल्युटली राइट। पहले ना तो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज थी, क्रेडिट कार्ड कंपनी लिस्टेड नहीं थी, शेयर एंड ट्रांसफर एजेंट्स लिस्टेड नहीं थे,
डिपॉजिटरीज लिस्टेड नहीं थे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लिस्टेड नहीं थी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड नहीं थी, खाली एक दो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पहले खाली 4-5 होती थी मान लीजिए, और आज की तारीख में कम से कम 10-11 हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो लैंडस्केप है ना फाइनेंशियल सर्विसेज का, ये बहुत ही तरीके से एक्सपैंड हो गया। पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नहीं होते थे, पेमेंट बैंक नहीं होते थे। अब आप एब्सोल्युटली देखिए आपके एरिया में, आप देखेंगे राजस्थान में बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह भी आपको देखने को एब्सोल्युटली राइट। मिलेंगे। तो एज ए इन्वेस्टर आज अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आप एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो कि ये थोड़ा थोड़ा इन सब सेगमेंट में एक्सपोजर ले सकते हैं। और इसका अपसाइड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को डेफिनेटली मिलना चाहिए, अगर हम एज अ फंड मैनेजर थोड़ा रीजनेबल काम करते हैं, रिसर्च बैक पोर्टफोलियो बनाते हैं, रीजनेबल दाम पे खरीदते हैं। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को इस समय लाने की यही कोशिश है कि भाई अच्छे समय पे ले आओ और डिवर्सिफाइड ऑफरिंग दो। सुमित सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एनबीएफसी एंड बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, तो आप एंटायर सेक्टर इसको कवर कर रहे हो पर्टिकुलर इस एनएफओ के अंदर, तो इसका थोड़ा सा पोर्टफोलियो किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, क्या पर्टिकुलर एक्सपोजर रहने वाला है, लाइक in banking, like in NBFC, like in small finance bank, like in insurance company, like you say कि some AMC is also listed, some RTA is also listed, जो भी पैराफिरी है related to financial services, उसमें क्या आपका रहने वाला है पोर्टफोलियो? देखिए सर, इस सेक्टर में ना करीबन 5 ब्रॉड सेक्टर्स आते हैं, कहने को फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन उसमें 5 ब्रॉड सेक्टर है और करीब 19 सब सेक्टर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम हर मतलब जो भी अच्छे सेक्टर्स हैं, अच्छे सब सेक्टर हैं, उसमें से अगर आप एक दो कंपनी भी पोर्टफोलियो में ले आते हैं, तो आप कम से कम 30-35 स्टॉक का एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सुपर। जिसमें इन्वेस्टर को करीब करीब हर अच्छे उभरते हुए सब सेगमेंट का एक एक्सपोजर मिले, एक फ्लेवर मिले, और फिर उसमें वो 5-7-10 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहता है, तो एक वो उसकी जो ग्रोथ जर्नी है उसमें खुद पार्टिसिपेट कर सके। तो इसीलिए हमारा जो पोर्टफोलियो है, ये मैं आज की तारीख में कहूँगा थोड़ा सा पीयर सेट से या फिर इसके बेंचमार्क से थोड़ा डिवर्सिफाइड रहेगा, क्योंकि बेंचमार्क में करीब 20 स्टॉक ही हैं, उसमें भी बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। हमारे पोर्टफोलियो में 20 की बजाय मैं कह रहा हूँ 30-35 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। रिलेटिवली थोड़ा सा मिड स्मॉल ज्यादा रह सकता है, क्योंकि जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं उनकी मार्केट कैप अभी लो है, तो इसलिए वो मिड स्मॉल कैप सेगमेंट में अवेलेबल है। लेकिन आप इमेजिन करिए अगले 5-10-15 साल में ये इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है। देखिए आज करीबन 12 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में, लेकिन उसमें से जो एनएससी एक्टिव अकाउंट देखिए जिन्होंने 6 महीने में एक बार भी ट्रेड किया हो, वो नंबर गिर के सीधे 3-3.5 करोड़ है। कहने को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फिर से 12-12.5 करोड़ फोलियोज होंगे, लेकिन आप यूनिक इन्वेस्टर फोलियो देखेंगे तो कुछ 3.8 या 3.7 करोड़ फोलियो। देखिए 140 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ पैन कार्ड है, 60 करोड़ नहीं 160 करोड़ पैन कार्ड है, 135 करोड़ आधार कार्ड है। 60 करोड़ पैन कार्ड में से टैक्स देने वाले लोग कुछ 1-2 करोड़ होंगे। एब्सोल्युटली राइट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले 3-3.5, डीमैट में ट्रेडिंग करने वाले 3-3.5। आप खुद सोचिए 1-2 मिनट के लिए पॉज करके कि अगर सिर्फ इतने से ही लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आगे का स्कोप कितना ज्यादा है। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म को नजरिए में रखकर अगर हम एक इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाते हैं, तो फिर ये जो शुरुआती क्वेश्चंस जो नॉर्मली लोगों के दिमाग में आते हैं कि बाजार थोड़ा चल चुका है या 52 वीक हाई पर है और ये वो, देखिए लंबी रेस खेलना है तो आपको ना मल्टीपल्स में सोचना पड़ेगा। 5-10-15% से आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको ये सोचना है कि लॉन्ग टर्म में 3-4-5 गुना की जर्नी को कैसे अचीव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डेटा पॉइंट बताया कि पिछले 18 साल में बाजार में 10 गुना रिटर्न बना, इस सेक्टर में करीब 18 गुना रिटर्न। तो जब आप निवेश की अवधि बढ़ा देते हैं तो शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस से आपको घबराना नहीं चाहिए, और ऐसे में अगर आपके जैसे एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स का हैंड होल्डिंग करने के लिए रहते हैं, तो समय समय पर उन्हें गाइड करते रहे, तो मेरे पास ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। सुमित सर, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में इतने सारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के फंड अवेलेबल है, और आपने अभी इस हायर मार्केट पे अपना एनएफओ लॉन्च कर रहे हो जो 10 रुपए की एनएवी पे आप पब्लिक को देने वाले हो। ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें इन्वेस्टर एसआईपी भी कर पाएगा, लमसम भी निवेश कर पाएगा,
तो ये दूसरे एग्जिस्टिंग फंड से कैसे डिफरेंट है? क्या आपका फ्रेमवर्क कैसा डिफरेंट है जो इन्वेस्टर को कुछ न्यू देने वाला है? हाँ देखिए, बहुत सही सवाल पूछे आपने। तो 16 फंड ऑलरेडी मार्केट में है, हमारा उसके बाद में 17वां फंड है। लेकिन विनोद जी, अगर आप देखिए, बहुत सारे फंड इसमें 10-10 साल पुराने फंड भी हैं जो इस राइट। कैटेगरी में है। लेकिन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था कि जो इन्वेस्टर लैंडस्केप है ये 10 साल में बहुत चेंज हो गया है। 10 साल पहले एब्सोल्युटली जो लिस्टेड कंपनीज इन्वेस्टर लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत ही सीमित थी। आज करीब 200 प्लस कंपनी अवेलेबल है लिस्टेड स्पेस में। अगर आप उसमें से थोड़ा बॉटम अप एनालिसिस करके भी देखें तो 80 से 100 कंपनी अभी भी ऐसी हैं जो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बेसिस पे आप खरीद सकते हैं, भले ही वो स्मॉल मिड लार्ज तीनों सेगमेंट में आती है। तो राइट। हमारा जो खेलने का दायरा है वो काफी बड़ा है। तो एब्सोल्युटली राइट। वही हम एक डिफरेंशिएशन ये फंड में लाना चाह रहे हैं कि भाई हम नॉर्मल पीयर सेक्टर एवरेज देखें तो 20-22 स्टॉक का होल्डिंग है ऑन एन एवरेज कैटेगरी का। एक दो स्टॉक आगे पीछे हो सकता है, बट हम तो स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हैं कि भाई हमें 20-22 से नहीं पूर्ति होगी, हमें तो कम से कम 30-35 स्टॉक का एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें हम सारे सेक्टर्स का करीब करीब एक अच्छा कंपनी लेने का एक्सपोजर लें। तो इसीलिए जो हमारी अप्रोच है, इवन हम नंबर 17 है, लेकिन हमारी अप्रोच के हिसाब से हम नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 हो सकते हैं इंटरमैक्स, मुझे लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है जो कि एग्जिस्टिंग फंड में नहीं है। और दूसरी बात है कि ये सेक्टर करीब पिछले 3-4 साल में अंडर परफॉर्म किया है बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बाजार, हमारे मन में है कि बाजार चल गया, लेकिन देखा जाए तो ये सेक्टर नहीं चला है। 2020 में बाजार करीब 30% चला था, ये सेक्टर 13-14% चला था। उसके अगले साल बाजार करीब 17% चला, ये कुछ 3-4% चला। राइट। 2021 में बाजार चला 6%, ये सेक्टर चला 10%, मतलब 5% ही ज्यादा चला। और अगर हम YTD देखें तो मोटा मोटी प्लस 5-6% के आसपास चल रहा है। तो पिछले राइट। 4 साल का अगर क्यूमुलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखें तो -20% है ये सेक्टर। ग्रेट। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल का, पिछले 15-17 साल का हिस्ट्री देख लो, आप 4-5 साल के ब्लॉक में आप एनालाइज कर लो, तो करीब 25 से 35% का आउट परफॉर्मेंस क्यूमुलेटिव हर 4-5 साल के ब्लॉक में रहता है। तो टाइमिंग वाइज मुझे लगता है कि अभी लॉन्च करने का फायदा फंड को मिलना चाहिए, क्योंकि नया पैसा आएगा तो नया पैसे को एग्जिस्टिंग अच्छे भाव में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये, और बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पे फोकस है हमारा। बेंचमार्क तो है ही जो है बेंचमार्क, लेकिन ग्रेट। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग और एक एक्टिवली मैनेज अप्रोच पे हमारा ज्यादा ध्यान है। और देखिए, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में देखा गया है कि जो बॉटम अप रिसर्च पे फोकस करते हैं उधर जनरली लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी स्टॉक पिकिंग का फायदा देखने को मिला है। तो उसका फायदा अगर हमारी अप्रोच के थ्रू इस फंड को भी मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बाकी फिर जैसे ऊपर वाले की मर्जी और हमारी। सुमित जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप पर्टिकुलर इस एनएफओ के अंदर पीएसयू और प्राइवेट के अंदर कैसे क्या एक्सपोजर लेने का प्लान है, और इन्वेस्टिंग के अंदर ग्रोथ ओरिएंटेड ले रहे हो या वैल्यू इन्वेस्टिंग ले रहे हो? और लास्ट वन बट नॉट लिस्ट, जो आफ्टर व्हेनेवर यू क्लोज दैट एनएफओ, तो आपका जो इन्वेस्टिंग का क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, कितने समय में आप इसको अलोकेट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट को, जो एनएफओ के ड्यूरिंग आपने कलेक्शन किया है? देखिए विनोद जी, हमारा किसी भी सेक्टर को लेके कोई हार्ड एंड फास्ट माइंडसेट नहीं है कि ये PSU कम्प्लीटली अवॉइड है या सिर्फ प्राइवेट ही करेंगे या वैसा वर्सा। डिपेंडिंग ऑन प्राइस वैल्यू गैप क्या है बाजार में, कौन सा बिजनेस किस दाम पे मिल रहा है, किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, उसके बेसिस से बिल्कुल फ्लेक्सिबल ओरिएंटेड हमारी स्टाइल है। क्योंकि देखिए, बाजार के फेज अलग अलग होते हैं लॉन्ग टर्म में, कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। बाजार के हर डिफरेंट फेज में अलग अलग सब सेगमेंट अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो एज अ राइट। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि जो बाजार का फेज है उसमें आप कैसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो उस फेज के हिसाब से आउट परफॉर्म करे। जो राइट। बाजार का फेज चेंज होगा तो आपको भी अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट। तो इसको मैं एक फ्लेक्सी कैप स्टाइल बोलता हूँ। इसीलिए मैं ना तो ज्यादा ग्रोथ, ना ज्यादा वैल्यू, या फिर ना ज्यादा PSU, ना ज्यादा प्राइवेट। बेसिकली देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना है तो ग्रोथ इज अ मस्ट थिंग, बिकॉज देखिए मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और नीचे में भी बॉटम के बिजनेसेस इजीली, लेकिन GDP आज की तारीख में नॉर्मल GDP 13-14% की ग्रोथ चल रही है। क्रेडिट हिस्टोरिकली GDP से ज्यादा ग्रो किया है।
तो 16-17% क्रेडिट ग्रोथ नॉर्मली इंडस्ट्री का होना चाहिए, और आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे वो जीडीपी से बेहतर ग्रो करेंगी, मान लीजिए 17-18-19%। तो ग्रोथ एक अप्रोच होना बहुत जरूरी है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस खरीदेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सब सेगमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर भी कर देंगे। जैसा बाजार का रुख रहेगा वैसे हम अपनी मैन्यूवर कर सकते हैं अपनी कश्ती को। आपका आखिरी जो सवाल है कि जो लास्ट में आपने पूछा कि डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी जो एनएफओ में राइट। तो देखिए कि रेगुलेटरी टाइम फ्रेम होता है पैसा डिप्लॉय करने का, जो रेगुलेटरी टाइम फ्रेम पूरा फॉलो करेंगे। बट हमारा इसमें कोई ऐसा व्यू नहीं कि बहुत ही लंबा कैश कॉल ले लिया जाए कि हम बहुत बाद में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ऊपर चल भी गया है तो हम हमारे पास डेफिनेटली 90 दिन का विंडो होता है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हम थोड़ा 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 करके, इनफैक्ट बी का अप्रोच है कि मतलब देखिए, क्योंकि यूनिवर्स मैंने बताया करीब 80 से 100 स्टॉक, तो कुछ स्टॉक एकदम से आपको ऊपर दिख सकते हैं लेकिन दूसरे बहुत सारे स्टॉक हैं जो शायद आपको नीचे दिख जाए। तो जुडिशली यूज करके, रेगुलेटरी टाइम फ्रेम को फॉलो करके, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई बहुत बड़ा कैश कॉल लेने की इसमें हमारी वो चेष्टा नहीं है कि एकदम 90 दिन पे प्लान करेंगे या 80-90 दिन में जाके इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली वैसे करने की बिल्कुल ही अप्रोच नहीं है। राइट। सुमित जी, आपने अपना बहुत बहुत कीमती समय दिया, आपने आपका नॉलेज हमारे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया। लास्ट में चाहता हूं कि आपका ऐसा कोई एक स्पेशल एडवाइस मिले लास्ट 1 मिनट के अंदर कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करेगा ही विल बेनिफिटेड फ्रॉम द रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो आपका क्या पर्टिकुलर 1 मिनट के अंदर कोई पर्टिकुलर टिप्स हो तो प्लीज गिव अस। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज आज एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है। अगर आप इंडिया पे बुलिश है, अगर आप इंडिया की ग्रोथ, इंडिया के मार्केट पे बुलिश है, तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने बताया 20% ऑफ जीडीपी हो गया है, और आज हम लोग की बहुत सारी कैपेबिलिटी काफी बेहतर है पिछले 10-15 सालों से। आज हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम भी इंडिया का काफी अच्छा हो गया है। तो अगर इंडिया में बुलिश है तो फाइनेंशियल सर्विसेज में डेफिनेटली बुलिश रहे। आप ही नहीं, डीआईआईस भी बुलिश रहेंगे, एफआईआईस भी बुलिश रहेंगे, बिकॉज दिस जनरली वेरी लार्ज सेक्टर। प्रॉफिट पूल का 30-35% है, मार्केट में वेट करीब इसका 30-35% है। तो एक सदाबहार काइंड ऑफ सेक्टर में बोलूंगा, इसमें ऑब्वियसली थोड़े ऊपर नीचे पीरियड आ सकते हैं। और मैंने आपको एक, हमारे प्रेजेंटेशन का भी एक स्लाइड है जो विनोद जी आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें हमने 18 साल का डेटा दिखा है कि ये सेक्टर ने कैसे अच्छा अल्फा दिया है। तो राइट। देखिए, अल्फा में याद रखने वाली बात ये है कि बीच बीच में काफी ड्रॉडाउन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए एब्सोल्युटली राइट। 2020 में कोविड आया, जब बाजार गिरा, राइट। 2008 में लीमन क्राइसिस आई या वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस, तब बाजार गिरा। तो लेकिन जब बाजार गिरा और ये सेक्टर गिरा, उतना ही तेजी से उभर कर दिया। तो एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए अगर आप एक लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, और या फिर कोई एसआईपी के थ्रू, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं उसके थ्रू भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लमसम तो आप करिए ही सही, लेकिन अगर आप एक साथ में एक एसआईपी भी चालू कर देते हैं तो ग्रेट। आप इस सेक्टर का लॉन्ग टर्म वोलेटिलिटी का भी फायदा ले पाएंगे कि भाई जब बाजार गिरेगा या सेक्टर कमजोर रहेगा तब आप ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे, और सिमिलरली उसका एवरेजिंग का आपको एडवांटेज मिलेगा। और नॉर्मली क्या है, जब बाजार में टर्बुलेंस होता है तो हमारी एज ए इन्वेस्टर डर लगता है, यार जो जितना बन रहा है उतना निकाल लेते हैं, कि दैट इज द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आती राइट। है। तो इसी मानसिकता को आपको कंट्रोल करना है। ऐसी मानसिकता में आपको विनोद जी जैसे आपके एडवाइजर्स हैं, उनसे, थोड़े लर्नेड लोगों से आपको थोड़ी एडवाइस लेना है, क्योंकि ऐसे समय में वो आपका मनोवैज्ञानिक जो हेल्प कर पाएंगे वो फार सुपीरियर है रादर देन योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एंड दैट विल व्हाट विल टेक यू फार। मान लीजिए कोविड की मंदी आती है और आप डर के मारे बेच दिए होते सब कुछ, और अगर आपके एडवाइजर ने आपका हाथ उस टाइम नहीं थामा होता तो आज आप राइट। काफी रिटर्न खो चुके होते, लेकिन आपके राइट। एडवाइजर ने आपको ढंग से गाइड किया, आपका हाथ संभाल के रखा, और आज आप उसका बेनिफिट देख रहे हैं। तो राइट। इस सेक्टर में रहे फाइनेंशियल सर्विसेज में लंबी अवधि के लिए। बाजार का जो अभी ऊपर स्तर लग रहा है इतना भी ऊपर नहीं है, मैंने आपको थोड़े बहुत डेटा पॉइंट्स दिए हैं, तो उससे घबराइए नहीं। और हमारा प्रेजेंटेशन भी काफी डिटेल्ड है, तो आप थोड़ा उसको गो थ्रू करके आपको जनरल अवेयरनेस सेक्टर भी एक आइडिया लगेगा उससे। तो बस यही मेरी एक आप लोग से एडवाइस है।
ग्रेट सुमित जी, ग्रेट, बहुत ही कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो लास्ट इनपुट दिया दैट इज फिनोमिनल कि इन्वेस्टर को पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर एक्सपोजर लेना चाहिए, लमसम और एसआईपी दोनों माध्यम से लेता है तो और उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और सुपर फिनोमिनल हो जाती है, क्योंकि आज उसको जो करंट एनएवी उसमें उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, देन एसआईपी ऑटो एवरेज करती देगी, छोटा मोटा डाउनफॉल आया तो भी वो एडिशनल यूनिट परचेज कर पाएगा। ओवर लॉन्ग टर्म इंडियन इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, और उसके बिना इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती है, चाहे वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हो, चाहे वो 10 ट्रिलियन का हो, तो उसमें कहीं कहीं फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा इनपुट देने वाला है। और आज के कुछ समय पहले फाइनेंशियल सेक्टर डिफरेंट था, आज लिस्टेड स्पेस में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और आने वाले समय में और ऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है तो और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो उसका एडवांटेज मिलने वाला है। तो सभी निवेशकों से निवेदन है कि अगर आप चाहते हो तो इसका एक्सपोजर लेके अपनी वेल्थ जर्नी के अंदर थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे सकते हो, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक फंड में रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवार्ड भी मिलता है तो रिस्क भी है। बट ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड हमेशा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट इज, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इन फ्यूचर, बट आप सोच समझ के निवेश करोगे तो इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं था, नहीं है, नहीं हो सकता है। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू। Thank you, Vinod ji, and thanks for giving us the time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.